हेलो फ्रेंड्स, चरक संहिता लाइव क्लास की सीरीज में 6 चैप्टर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम 2 ऋतु पढ़ने वाले हैं, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋतुचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो या बागभट्ट हो, लगभग सभी में एक जैसा ही रहता है, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज होती है। अगर आपने एक संहिता से ऋतुचर्या पढ़ लिया है तो बाकी संहिता से भी लगभग कंप्लीट ही हो जाता है, बस एक बार उसकी रीडिंग की जरूरत रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप और पित्त का संचय। वैसे किसी किसी आचार्य ने वर्षा ऋतु में नहीं बोला वात का, जैसे सुश्रुत जी ने प्रावट में वात का बोला है, चरक जी ने वर्षा में बोला। अभी मोटा मोटा लेके चलते हैं, अभी रेफरेंसेस पे नहीं जाइए। तो वर्षा ऋतु में किसका संचय हो रहा है? वात का, सॉरी, प्रकोप हो रहा है वात का और संचय हो रहा है पित्त का। क्यों हो रहा है? सुश्रुत संहिता में जैसे पढ़ा है हमने, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। तो क्या होता है कि वर्षा ऋतु में मेघ छाए रहते हैं, पानी गिरता रहता है, पृथ्वी में क्लेद रहता है और उसमें जो औषधियां, जो अन्नपान जो भी उग रहा है, उस समय जो घर में भी रखा है अन्नपान, उसमें क्लेदता आ जाती, क्योंकि पृथ्वी गीली रहती है, नमी आ जाती है उसमें। ठीक है, अब इस समय पे, और हाँ, उसमें अम्ल विपाक हो जाता है, नमी आने के कारण उसमें अम्ल विपाक हो जाता है। पृथ्वी से जो ऊष्मा उठती है, वर्षा ऋतु में मेघों के छाए रहने के कारण ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाती है, मतलब वो भी ऊष्मा, उमस जो होती है वही, है ना, वो उसको बोलते हैं हम उमस बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इस कंडीशन में जो भी अन्नपान औषधियां हम ग्रहण करते हैं वो सारी अम्ल विपाक वाली रहती हैं। हम सेवन किए, अम्ल विपाक हो गया, इस कारण से वो सारे अन्नपान विदाह उत्पन्न करते हैं। तो ये कंडीशन होती है पित्त के संचय की। सुश्रुत सूत्र स्थान के 6वें चैप्टर में ये बताया है ना। क्यों पित्त का संचय हो गया बता दिए। अब वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म में जो संचित वात था, अब वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप हो गया है। क्यों प्रकोप हो गया है? वर्षा में क्या होता है, ठंडी भी तो लगती है ना, पानी गिरता है, शीत स्पर्श से वायु का तो प्रकोप हो गया। वैसे सर्वदोष प्रकोप माना जाता है, मेनली वात को माना जाता है। ठीक है, तो अब चलिए पढ़ते हैं। तो आदाने दुर्बले देहे, आदान काल की ऋतु नहीं है, पर श्लोक आदान से शुरू है। क्यों? शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा आदान काल के जस्ट बाद की ऋतु है। और आदान काल के लास्ट में आपने पढ़ा था व्यक्तियों का बल कैसा था? अल्प, है ना। तो अल्प बल, गर्मी में अल्प बल था, तो जस्ट उसके बाद की ऋतु क्या है? वर्षा ऋतु। तो यहाँ पर भी अग्नि भी कम है और बल भी कम है, क्योंकि आदान की जस्ट बाद की ऋतु, भले ये विसर्ग काल, अब धीरे धीरे बल बढ़ेगा ना वर्षा, शरद और हेमंत में। ठीक है, तो आदाने दुर्बले देह, आदान काल में जो दुर्बल हुई थी देह और अग्नि दुर्बल हुई थी, वो अग्नि अब यहाँ पर भी दुर्बल रहेगी, देह भी दुर्बल रहेगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद की ऋतु है। सा वर्षा अनलादि नाम दूषणे बाधिते बुना। इस कारण से वर्षा ऋतु में अनिल आदि तीनों दोषों का प्रकोप हो जाता है। वर्षा में केवल वात का नहीं, त्रिदोष प्रकोप होता है, स्पेशली वात को प्रधान मान के। ठीक है, फिर क्या है, क्यों होता है? भूबाष्प मेघान संदात, चरक में वही लिखा है कि जो भूमि होती है उससे बाष्प निकलती है, मेघों से घिरे होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाती है। इस कारण से वर्षा ऋतु में पानी भी अम्ल विपाक वाला रहता है, जो औषधियां मिलती है, अन्नपान मिलता है, वो सारा अम्ल विपाक होता है। ठीक है, वर्षा स्वा अग्नि बले क्षीणे, वर्षा ऋतु में इसीलिए अग्नि का बल क्षीण हो जाता है। और जब भी अग्नि मंद होती है तो वात आदि दोषों का प्रकोप हो जाता है। एक बार हिंदी से पढ़ ले। तो आदान काल में मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्बल रहता है। दुर्बल शरीर में एक तो जठराग्नि दुर्बल रहती है, फिर वर्षा ऋतु आ जाने पर दूषित वात आदि दोषों से दुष्ट जठराग्नि और भी दुर्बल हो जाती है। इस ऋतु में भूमि से बाष्प निकलने, आकाश से जल बरसने तथा जल का अम्ल विपाक होने के कारण जब अग्नि का बल अत्यंत क्षीण हो जाता है तो वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। अतः वर्षा काल में हमें साधारण रूप से सभी विधियों का पालन करना चाहिए। ये साधारण कर्म क्या है? साधारण कर्म मतलब होता है तीनों दोषों को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना है।
ताकि हम वात का करें तो कफ ना बढ़े, कफ का करें तो वात ना बढ़े या पित्त ना बढ़े। तो तीनों दोषों की सर्व सामान्य विधि का प्रयोग करना चाहिए। साधारण नियम का तात्पर्य दोषनाशक वस्तुओं के सेवन से। बागभट्ट जी ने बोला है साधारण द्रव्यों के साथ अग्निदीवक द्रव्यों का भी सेवन उचित बताए, क्योंकि अग्नि यहाँ पर मंद रहती है। वर्ज्य आहार विहार क्या होगा? उदमंथ का निषेध। उदमंथ हम कहाँ कहाँ पढ़ के आ चुके हैं? हेमंत ऋतु में निषेध है और वर्षा ऋतु में भी उदमंथ का निषेध है। मंथ कहाँ लेते हैं? ग्रीष्म ऋतु में सेवन करते हैं मंथ का। दिवा स्वप्न, अवश्याय, नदी जल। नदी का जल क्यों नहीं लेना चाहिए? वर्षा ऋतु में कितना गंदा होता है, नदी का जल क्यों पिएंगे? ठीक है। और बाकी का दिवा स्वप्न तो सभी ऋतुओं में मना होता है। उदमंद से आपको ये पकड़ में आ जाएगा। बाकी अवशाय यानी ओस, ओस का सेवन कैसे करेंगे? इतना पानी तो गिरता है, ओस तो छोटे छोटे बूंद होती है, कैसे क्यों नहीं ग्रहण कर पाएंगे? ये कोड है, इसका कोई रीजन लिख के नहीं आ जाना एग्जाम में, मैं केवल कोडिंग से इसको पढ़ा रही हूँ अवशाय को, इसका ये रीजन नहीं है। कुल मिला के वही है कि अम्ल विपाक वाला होता है, इसलिए नदी का जल भी ना पियो, उसका सेवन भी ना करो। पर हम आपको इसको ऐसे याद करा रहे हैं ताकि आपको याद रह जाए, नदी का जल दूषित है तो मत पियो। पानी पानी गिरेगा तो उस कैसे गिरेगी, तो ले ही नहीं पाएंगे उस, है ना। व्यायाम आतप, व्यायाम का भी मना है, आतप का ही मना है। व्यायाम क्यों मना है? छत पे व्यायाम करते थे, पानी गिर रहा है, क्यों करेंगे? नहीं कर पाएंगे, धूप तो निकलती नहीं है, कैसे लेंगे? तो व्यायाम आतप। और व्यायाम चा अत्र वर्जयेत, ध्यान दीजिएगा, व्यायाम चा अत्र, व्यायाम मतलब मैथुन, मैथुन के लिए आया है। और ग्रीष्म ऋतु में क्या आया था? व्यायाम चा अत्र वर्जयेत मैथुनात् विरतो नरः, विरतो नरः। ध्यान देना मेरी बात पर, एक अक्षर के आगे पीछे होने से ऋतु चेंज हो गई। यहाँ पे व्या वाय है, यहाँ पे व्यायाम है, एक्सरसाइज है ना। और यहाँ पे मैथुनात् विरतो नरः। एक चीज याद कर लो ये वाली, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे? विरत रहने को बोला, इसका मतलब ही वही है, वर्जन करना है। पर विरत एकदम टिपिकल टर्म है ना, कि गर्मी में विरत रहना है। तो मैथुनात् विरतो नरा, अगर मैथुनात् विरतो नरा है तो उसका दूसरा श्लोक व्यायाम के लिए होगा, व्यायाम चत्र वर्जित। जब यहाँ पे मैथुनात् विरतो नरा है तो यहाँ पे व्यायाम, तो यहाँ पे व्यायाम चत्र वर्जित होगा। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था ना, मध्यम अल्पम नावा पेयम सुबहु उदकम, गर्मी में मध्य पियो, ना पियो, पियो नहीं ना पियो, कम पियो, या पियो तो पानी मिलाकर पियो। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोला है? पान भोजन संस्कारान, खाने भोजन सारी चीजों में हमको मधु मिलाकर लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। प्रीवियस ईयर में ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खाने पीने की सारी चीजों में मधु मिलाकर सेवन करना चाहिए। बाकी का चीजें मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और क्या करेंगे? यब गोधूम शाली भी यहाँ पर दे रहे हैं, यब गोधूम भोजन और कहाँ था? ग्रीष्म ऋतु में था। और पुराना जांगल मांस, पुराण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अग्नि मंद है, आदान काल के जस्ट बाद की ऋतु है, तो हल्के हल्के आहार देंगे, पुराना देंगे, जांगल मांस भोज्या यूष आदि देंगे, अग्नि को दीप्त करेगा। विवेक छौद्रानितम, वही अभी तो बोले ना मधु मिलाकर दे, तो यहाँ पे मधु मिलाकर माध्विक अरिष्ट अंबु का सेवन करना है। और कहाँ का जल पीना है? कुएं का और सारस का जल पीने के लिए बोला है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीच का एक आध लाइन भूल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा ऋतु में क्या करना? जैसे व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल धारण कहाँ पर था? कमेंट करके बताना, मैं आंसर बिल्कुल भी नहीं बता रही हूँ। व्यायाम, उद्वर्तन, धूम, कवल धारण हमने कहाँ पढ़ा था? वैसा ही का वैसा, थोड़ा बहुत मिलता जुलता, जो हमें कंफ्यूज करेगा उससे क्या है? प्रघर्ष, उद्वर्तन, स्नान, गंध माला। देखो उद्वर्तन से तो कफ का भी लेखन हो रहा है, पर इससे वसंत ऋतु कंफ्यूज नहीं करना। उद्वर्तन, प्रघर्ष भी दिया है साथ में, और क्या दिया है? स्नान। अब याद करो, कोड बनाओ। वर्षा ऋतु में हम कहाँ गए?
थोड़े घर से बाहर निकले, मिट्टी पड़ी थी, गिर गए हैं, तो बार बार हमको प्रघर्ष करना पड़ेगा, मिट्टी को निकालना पड़ेगा, फिर नहाएंगे, स्मेल नहीं जा रही है, फिर क्या कर लेंगे हम, गंधमाला आदि पहन लेंगे ताकि थोड़ी बहुत खुशबू तो आ जाए, है ना। तो गंधमाला आदि का प्रयोग करेंगे। लघु शुद्ध अम्बरा, हल्के वस्त्र धारण करेंगे। स्थानम भजेत क्लेदी वार्षिकम, क्योंकि इस समय पे क्या होती, क्लेदता रहती है। ठीक है, तो ये वर्षा ऋतु हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला आता है शरद ऋतु। तो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। वर्षा ऋतु में क्या हुआ था, पित्त का संचय हुआ था। शरद ऋतु में अब वात का शमन होगा और पित्त का प्रकोप होगा। तो पित्त प्रकोपक जितने भी आहार विहार है सब इनका मना करेंगे। ठीक है, तो क्या है, वर्षा शीतो चित्तांगानाम सहसे अर्क रश्मि भी। वर्षा में क्या होता है, थोड़ी सी ठंडी रहती है, उसके कारण बॉडी में शीतलता थी। जैसे ही शरद ऋतु आई, अर्क की जो तेज रश्मि है, सूर्य की जो तेज किरणें हैं, अब वो पड़ेंगी तो पित्त का प्रकोप। इससे कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाना ग्रीष्म ऋतु से। ग्रीष्म ऋतु में क्या बोला था, जो सूर्य है संसार के स्नेह का शोषण कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे अर्क रश्मि सहसा तेज हो गई भाई, तो डर लगेगा ना कि कहीं ग्रीष्म ऋतु तो नहीं है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वर्षा तो लिखा है, वर्षा के बाद ही तो शरद आ रही है ना, तो कंफ्यूजन होने का चांस ही खत्म हो गया। तो वर्षा काल में जिनको शीत साथ में हो गया था, ऐसे लोगों के अंग सहसा सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त हो जाते हैं, फलतः पित्त का प्रकोप हो जाता है शरद ऋतु में। अब क्या करेंगे, सारे पित्त नाशक ट्रीटमेंट करेंगे, और जो हमें कंफ्यूज करेगा ग्रीष्म ऋतु से, वहां पे हमने मधुरम शीतम प्रायम करके पढ़ा था, एक बार मैं श्लोक रिपीट कर देती हूँ। हाँ, श्लोक नंबर 27 देखिए, वहां पढ़ा था हमने, स्वातु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम। वहां पे स्वादु शीत द्रव स्निग्ध अन्नपान था। अब यहाँ पे सारे क्या बोलेंगे उसको, पित्तनाशक रस आ गए। कौन कौन से, मधुर, तिक्त, कषाय बस नहीं आया पर मधुर भी तो आया ना, वहां पे मधुर जैसा कुछ नहीं था। वहां पे स्वादु शीतम, मधुर तो था स्वादु नाम से, पर यहाँ पे मधुर ही दे दिया। तो मधुर, लघु, शीत, तिक्त भी तो दे दिया ना, पित्त शामक होता है, वहां पे तिक्त कहाँ दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि गर्मी का पढ़ रहे हैं कि शरद का पढ़ रहे हैं। यहाँ पे तिक्त रस भी आएगा। देखिए, बहुत स्पेसिफिक तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ, कंपेयर करके ही पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको खुद को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। इसका मतलब क्या हुआ, जो पढ़ाया जा रहा है प्लीज उस पर मेहनत करिए, है ना। आपको इतना कंपेयर कर करके पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी गलती के चांसेस ही खत्म हो जाए। ठीक है, पित्त प्रशमनम, पित्त शमन, सारी चीजों का प्रयोग करना है। लावा, कपिंजल, ईण, उरभ्र आदि का मांस का सेवन करना है। चलिए, गर्मी का कौन सा श्लोक निकाल लीजिए। ट्वेंटी 28 नंबर का, वहां पे जांगल मृग पक्षी दिया है। लावा कपिंजल और कहाँ पढ़े थे भाई, लावा कपिंजल जरा बताओ। छोटे छोटे, हाँ सॉरी, बसंत ऋतु निकालो, बसंत ऋतु 25 नंबर का श्लोक निकाल लो। बसंत ऋतु में शारभ शासम एडेम मांसम लावक कपिंजलम। तो बसंत और शरद भाई भाई लगते हैं ना, बसंत ऋतु शरद ऋतु, बसंत जहां पर है उस घर में शरद रहता है ना। हेमंत मत पढ़ना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए, बसंत ऋतु में भी छोटे छोटे जानवर, हल्के फुल्के जानवर, और शरद ऋतु में वैसे ही लिया है, वहां पे भी शारभ शासम एडेम था। यहाँ पे क्या है, शारभ भी है ना, एड़े भी है। तो ऐसे करके कंफ्यूजन होगा, तो उरभ्र करके कुछ कोड बनाना। और लावा वगैरह वहां नहीं, लावा भी दिया था, तो हम बस उरभ्र से याद करेंगे। कैसे याद करें मुझे नहीं पता है, पर उरभ्र यहाँ पर एक्स्ट्रा है, ऐसे करके कुछ तो बना के याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये लाइन देगा आप 100% बसंत ऋतु लगा के आ जाओगे और बोलोगे मैंने एकदम सही किया है। समझ रहे हो मेरी बात को। उरभ्र अच्छे से लिख के मार्क कर लो कि उन सभी के साथ उरभ्र आएगा तो शरद लगेगा, नहीं तो बसंत लगेगा। शालीन सयव गोधूमान, अब उसी ऋतु में देखो
25 के फर्स्ट हाफ में भी यव गोधूम दिया है ना, यहाँ पर भी यव गोधूम दिया है पर शालीन दिया है साथ में, तो यव गोधूम आएगा तो ये भी आंसर जाएगा, वो भी जाएगा। और एकाद ऋतु में भी हमने पढ़ा है ना, शा से शालीन शरद ऋतु में आया है इसके साथ में। ठीक है, घनात्य किसका पर्याय है, शरद ऋतु का। और क्या करना, पित्त शामक चीजें, तिक्त सर्पी का पान करो, विरेचन करो, रक्त मोक्षण करो, ये सारे पित्त शामक ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो ये हमारा शरद ऋतु कंप्लीट हो गया है। शरद ऋतु में अभी नहीं, थोड़ा सा और बचा है। किस चीज का सेवन मना है, आतपस्य चा वर्जनम, आतप का सेवन वर्जन है। वर्षा ऋतु में भी नहीं कर रहे थे आतप का, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज्यादा तेज गर्मी होती है तो इधर नहीं करना है। शरद में गर्मी से ज्यादा गर्मी और ओस का, तो सेम दो चीजें जो कि वर्षा में आई थी, धूप का भी नहीं ओस का भी नहीं, यहाँ पे धूप और ओस मना है। बाकी के वसा तेल का भी सेवन मना किए हैं, है ना। तो वसा, चर्बी, तेल, ओस, ओदक, औदक मांस कैसे होते हैं, औदक मांस हैवी मांस होते, आनुप मांस हैवी होता है, तो हैवी मांस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर आप बोलोगे मैडम पित्त का तो प्रकोप रहता है ना, अग्नि तो तीव्र होती होगी, फिर क्यों मना किए। देखो शरद ऋतु में क्या है, जैसे पित्त का प्रकोप यानी पित्त के द्रवगुण में वृद्धि हो जाती होगी। जैसे कहीं पर आग जल रही है, हम गर्म पानी भी डालें, बहुत ज्यादा डाल दे, बुझ जाएगी। इसलिए यहाँ पर अग्नि मंद है, क्यों, क्योंकि शरद ऋतु में पित्त बढ़ा है, यानी द्रवता बढ़ी है और द्रवता के कारण उसमें शीतलता आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए हैवी चीजों का मना किए हैं, है ना। क्षार, दधी, क्षार तो पित्त को बढ़ाता है, दधी भी पित्त को बढ़ाता है, हैवी भी होता है। दिवास अपने प्रागवातम च वर्जयित। अब देखो प्रवात का निषेध कहाँ था, हेमंत में। जैसे हेमंत शुरुआत में पढ़ा, छोटा सा शब्द था, आगे बढ़ते गए सेंटेंस बड़ा हो गया, तो प्रागवात कहाँ आ गया, शरद ऋतु में आ गया प्रागवात। और प्रवात का सेवन कहाँ बताए थे, हेमंत ऋतु में। निवात का सेवन कहाँ बताए थे, शिशिर ऋतु में बताए थे। ठीक है, और प्रवात का सेवन एक जगह और बताया था, मैं क्या बता दी, नहीं हेमंत में थोड़ी ना बताया था प्रवात का, हेमंत में तो निषेध बताया था, शरद में प्रागवात का निषेध बताया है, शिशिर में सेवन, और प्रवात का गर्मी में सेवन बताया। ये सही कर लो भाई, है ना। गर्मी में प्रवात यानी तीव्र वायु का सेवन करना है, गर्मी बताए थे बहुत तेज हवा चाहिए क्योंकि गर्मी लगती है, तो प्रवात का सेवन ग्रीष्म में निषेध होता है, हेमंत में। एक बार क्लियर करके लिखना है ना, गलत नहीं लिख लेना। प्रागवात मतलब पूर्वी वायु, वहां पे तीव्र वायु प्रवात, यहाँ प्रागवात पूर्वी वायु का निषेध बताया है। ठीक है, तो ये शरद ऋतु कंप्लीट अभी नहीं हुआ, एक और बचा है, हंसोदक और रह गया। हंसोदक में क्या होता है, दिन में सूर्य की गर्मी से तप्त हुआ, रात में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ जो जल होता है वो हंसोदक कहलाता है। तो दिवा सूर्यांशु तप्तम, निशि चंद्रांशु शीतलम, काल में पक हुआ, निर्दोष हुआ, अगस्त तारे के उदय से अविषीकृत, विषैला रहित हो गया, ऐसा हंसोदक कहलाता है। ये हंसोदक जो होता है, पानी जो होता है, स्नान पान अवगाहन के काम में आता है और अमृत के समान इसको कहा गया है। ठीक है, अभी भी नहीं हुआ, एक लाइन और बचा है। शरदानी च माल्यानी वासांसी विमलानी, ये ना आनी आनी वाला बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। काननानी च यौवनम कहाँ था, शरद ऋतु में था। ठीक है, गर्मी में क्या पढ़ा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। काननानी च यौवनम बसंत में था। ठीक, काननानी च शीतानी जलानी कुसुमानी, ये सब लिख लेना साथ में। काननानी च शीतानी जलानी, ठंडा पानी से नहाओ, गर्मी में था। कुसुमानी, यहाँ पे माल्यानी बासांसी विमलानी, बासांसी मतलब वस्त्र के बारे में, वहां पे ठंडे पानी से नहाओ, वहां पे कानों, यौवन अवस्था में कानों में फूल पहनो, बसंत में फूल आते इसीलिए यहाँ पे माला वगैरह, शीतल वस्त्र वगैरह ये सब पहनना है, क्योंकि ये क्या होगा, शीतल करेगा ना, पित्त को शमन करेगा। तो उत्पन्न फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र, प्रदोष काल में चंद्रमा की किरणों का, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदोष में चा इंदु रश्मि, प्रदोष में इंदु चंद्रमा की किरणों का सेवन कर रहा है, जबकि दिवा शीते ग्रहे
निशाम चंद्रांशु शीतले, कहाँ पे था ये? गर्मी में था। यहाँ पे इससे आप कंफ्यूज नहीं होना कि गर्मी में तो नहीं आया है ना, इससे ज्यादा और मैं याद नहीं करा पाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर रेफरेंसेस और बचे हैं। ऋतु हमारा कंप्लीट हो गया है। ओक्सात्म का वर्णन कहाँ पे आया है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर भी ओक्सात्म बताया है, और कहाँ पर बताया है? विमान स्थान, चरक विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बताया है। तो यद उत्तम ऋतु सात्म्यम यत चेष्टाहार व्यापाश उपशेते यदुच्चात ओक्सात्म उच्यते। ओक्सात्म मतलब जिसको उपचय हो गया है, वो अच्छा नहीं है, मतलब जो चीज आप खा रहे हैं वो वाकई में पथ्य नहीं है, पर आपकी बॉडी ने उसको अडॉप्ट कर लिया है, तो वो ओक्सात्म कहलाता है। इस प्रकार चेष्टा और आहार के अनुसार ऋतु सात्म का उपदेश किया है। जो आहार विहार उचित होने से उपशेते मतलब निरंतर अभ्यस्त होने से अर्थात आपके शरीर के लिए हितकारी होता है, उसे उक्सात्म कहते हैं। सात्म का वर्णन, तो देश नाम अयानाम विपरीत गुण, सात्म को जानने वाले विद्वान देश रोग के गुणों, विपरीत गुण वाले चेष्टित और आद्य आदि के उन देशों और रोगों के लिए सात्म मानते हैं। सात्म का अर्थ होता है उपशय। चरक निदान अध्याय 1 में आप पढ़ेंगे। चरक निदान अध्याय 1 में कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ, ये तो वहीं पढ़ेंगे निदान 1 में, बाकी विमान स्थान में और उपशय का सात्म का वर्णन आया है विमान फर्स्ट में पूरा डिटेल में, ऐसा आचार्य ने कहा है ना। फिर यहाँ 4 प्रकार का है, तो कौन कौन सा? ऋतु, ओक, सात्म, देश सात्म, रोग सात्म। कोड बनाकर याद कर लो, डॉक्टर RA। दोष, ऋतु, रोग, ओक हो गया। दोष दोष नहीं, देश, रोग, ऋतु, ओक। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के सात्म का यहाँ पे वर्णन किया। फाइनली ऋतुचर्या हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगी नावेगांधारणी। ठीक है, और फाइनली सारी ऋतुएं कंप्लीट करने के बाद इसके रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन लगाना ऐप पर पूरे दिए हुए हैं। 6वें चैप्टर में जितने भी संभावित रीजनिंग क्वेश्चन बनते थे हमने सारे बनाए हैं। करिएगा सॉल्व, फिर बताइएगा, है ना। और ये यहाँ से पूछा ही जाना एग्जाम में, हर बार ऋतुचर्या से एग्जाम में क्वेश्चन एसएसआर रीजनिंग पूछा ही जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।